वेपर प्रेशर हम पढ़ रहे हैं। वेपर प्रेशर में क्या पढ़ते हैं हम? वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। वेपर प्रेशर में हम क्या पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर की तारीफ क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सिलेंडर वॉल्स, यानी कि सिलेंड्रिकल वॉल्स पर जो सा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ये वेपर्स, उसे कहते हैं हम वेपर प्रेशर। प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। Okay, the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature। टेम्परेचर पार्टिकुलर होगा एक मखसूस टेम्परेचर पर, ठीक है। जौन सा ये लिक्विड्स हैं, ये इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, इसे कहेंगे हम वेपर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? यहाँ पर एक लफ्ज़ आया डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स जोन से हैं वो वेपर, यानी कि जितने ये वेपर्स हैं, मिसाल के मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। आपने कंडेंसेशन पढ़ी होगी और वेपराइजेशन पढ़ी है। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो उनसे ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते हैं। और इवेपोरेशन में क्या होता है, ये जो उनसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं इवेपोरेशन में, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स ये इसमें वेपर्स में तब्दील होते हैं। ओके, समझ आ गई आपको? कंडेंसेशन में लिक्विड ये वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में तब्दील होते हैं, जबकि इवेपोरेशन में लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो ये वाले मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते हैं, वेपर्स में। ओके, समझ आ गई आपको? कंडेंसेशन में क्या होता है, ये वेपर के मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं ये लिक्विड में तब्दील होते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये इसमें वेपर्स में तब्दील होते हैं। जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब ये लिक्विड है, ठीक है ना, ये लिक्विड के 3-4 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए, फिर उसके बाद आखिर में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर इवेपोरेट होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो उनसे इवेपोरेशन वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये इवेपोरेशन जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो उनसे इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स जो उनसे ऊपर गए हैं, ठीक है ना, जो उनसे इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनसे वेपर्स में तब्दील हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, इन्होंने हीट जज़ब की, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और ये सरफेस से बाहर निकल गए। ये चूँकि क्लोज सिस्टम है इसलिए वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भटकेंगे, ठीक है ना। जैसे इनकी कभी ये मॉलिक्यूल इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल टकराएंगे। फिर एक मखसूस वक्त के बाद जब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये वापस से काइनेटिक एनर्जी कम होने के बाद ये वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि लिक्विड स्टेट में वापस से आ जाएंगे, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे जी कंडेंसेशन, ठीक है, समझ आ गई। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये जब इवेपोरेशन होने वाले तमाम वेपर मॉलिक्यूल्स, जब वेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे कंडेंसेशन वाले मॉलिक्यूल्स के, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स में तब्दील हुए हैं तो उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड में तब्दील होंगे। तो ये दोनों प्रोसेसेस इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक और टर्म वजूद में आएगी, उस टर्म को कहेंगे जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि अब ये सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम जो उनसा है, ठीक है ना, एक मखसूस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्वल हो गया, ठीक है, समझ आ गई आपको? ये है। और क्या है इसमें, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि क्लोज सिस्टम है कि इवेपोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले हुई इवेपोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल की इवेपोरेशन हुई, रीच दीज इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो लिक्विड की सरफेस पर, ठीक है ना, मौजूद होंगे जो उनसे इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना। उस प्रेशर की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। कम होने की वजह से क्या होगा, व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स लो, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो देन दीज मॉलिक्यूल्स आर बिकम टू लिक्विड, तो ये दोबारा से लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे, इसे कहेंगे कंडेंसेशन प्रोड्यूस। अब ये कंडेंसेशन प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है ना, चूँकि एक वक्त ऐसा आएगा
एक वक्त ऐसा आएगा जब कंडेंसेशन इज़ इक्वल टू द इवेपोरेशन। जब ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल हो जाएंगे, उतने मॉलिक्यूल जितने लिक्विड में तब्दील हुए हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड में जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद आगे है जी नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या होता है कि वाटर एंड अल्कोहल। नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि ये जो सा ये वेपर प्रेशर जो सा है ये इन 3 पर डिपेंड करता है, इन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट है जी नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड की नेचर कैसी है, वो लिक्विड पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर लिक्विड, ऐसे लिक्विड को कहते हैं पोलर लिक्विड। आपको पता है किसको कहते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर है जी, मैंने आपको बताया हुआ ये H2 है, आपको ज़्यादा दूर ना जाएं। वाटर है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये है जी वाटर। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ऐसे इसमें पार्शल पॉजिटिव है और पार्शल नेगेटिव है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब आप देंगे वाटर को, तभी वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। 100 सेल्सियस पर ये बॉयल होगा। फिर इसी तरह से जो सा अल्कोहल है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सा है वो होता है 78 सेल्सियस, ठीक है ना, 78 सेल्सियस होता है इसका, ठीक है। अल्कोहल का जो सा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 सेल्सियस होता है, ठीक है। C2H5OH इसका वो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। चूँकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके मुकाबले में कम पाई जाती है, इसमें अल्कोहल में भी पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है। ओके, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। अब जब आप 78 सेल्सियस टेम्परेचर इन दोनों का रखेंगे, ठीक है ना, जब आप 2 कंटेनर लेंगे, एक में पानी डालेंगे H2O और एक में डालेंगे C2H5OH, तो क्या होगा, ये जो सा है 78 सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना। तो इसके मॉलिक्यूल्स, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, 78 सेल्सियस पर इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बहुत ज़्यादा होगा, जबकि 78 सेल्सियस पर यहाँ पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स आए होंगे, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, इनके एटम्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फोर्स है, ठीक है ना। पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव 2 डाइपोल्स हैव मोर पावरफुल फोर्सेस होती हैं, इनकी पावरफुल फोर्सेस की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है ना। 78 सेल्सियस पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। इसके मुकाबले में, अल्कोहल के मुकाबले में यहाँ पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर प्रेशर लगा रहे होंगे इसकी कंटेनर की दीवारों पर। ओके, समझ आ गई आपको। इस तरह से ये लिक्विड की नेचर पर डिपेंड करता है कि नॉन पोलर जोन सा है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, क्योंकि उसमें एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती है। यहाँ पर क्यों लगा रहा है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है, वो लेस देन है H2O के, ठीक है ना। H2O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी लेस देन है, ठीक है, समझ आ गई आपको। ओके, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो रहे हैं C2H5OH के, जिसकी वजह से जल्दी से प्रेशर लगा, ठीक है भाई। ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, ये है जी पार्शल पॉजिटिव, ये है जी पार्शल नेगेटिव। ये जो है पार्शल पॉजिटिव है, दूसरे ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो सा है ये CH2 से जुड़ा हुआ है, कि यहाँ पर CH3 भी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये पार्शल नेगेटिव है, ये पार्शल पॉजिटिव है, चूँकि ये देखें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये पार्शल पॉजिटिव खींचता है जी दूसरे H2O मॉलिक्यूल के पार्शल, ये पार्शल नेगेटिव है, सॉरी, ये पार्शल नेगेटिव है, ये दोनों पार्शल पॉजिटिव, दूसरे H2O मॉलिक्यूल के पार्शल पॉजिटिव को
ठीक है, समझ आ गई आपको। दूसरे H2O मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करता है। ये जो उनसी फोर्सेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम मजबूत होती है, जिसकी वजह से ये इसको बहुत कम टेम्परेचर लगेगा और ये जल्दी से इवेपोरेट होगा और प्रेशर लगाएगा। बस आपने ये चीज़ लिख देनी है। एक सवाल आता है कि ठीक है ना, विच के कौन वाटर और अल्कोहल में से कौन ज़्यादा प्रेशर लगाता है, किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर है और क्यों है, वेपर प्रेशर क्यों है अल्कोहल का ज़्यादा, वो भी बताना है, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे कम है। आप ये वाला स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकते हैं उसे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कम है इससे, ठीक है ना, इससे। ओके, समझ आ गई। 78 सेल्सियस पर ये जल्दी से वेपोरेट होगा और ये इसके मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और इसकी वजह ये लिखनी है कि H2O जो सा है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 सेल्सियस, 100 सेल्सियस पर, ठीक है ना। ये भी इक्वल लिक्विड है 100 सेल्सियस पर, ठीक है ना। जितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स 78 सेल्सियस पर इवेपोरेट हुए हैं ना, उतने जाके 100 सेल्सियस तक जब ये टेम्परेचर लेकर जाएंगे ना हम H2O का, उतने तब जाके ये H2O के मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर पैदा कर सकेंगे जितना अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स पैदा कर रहे हैं 78 सेल्सियस पर। ओके, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है जी साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स में सबसे ये है जी हेक्सेन है और ये डिकेन है। ये दोनों आप पढ़ेंगे 10वीं में जाके। ये हेक्सेन और डिकेन है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है ना। इनके यहाँ पर चूँकि ये हेक्सेन है, इसके मॉलिक्यूल कम होते हैं, छोटे होते हैं। इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। आपको पता होगा कि जो उनसे छोटा मॉलिक्यूल होता है ना, ये देखें, ये छोटा मॉलिक्यूल होता है, ये जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये जल्दी से छोटा मॉलिक्यूल जो सा ये जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर वेपोरेट हो जाएगा। जबकि ये जो सा बड़ा मॉलिक्यूल है C6C10H, इसमें कार्बन के 10 मॉलिक्यूल हैं, इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये छोटा मॉलिक्यूल है बनिस्बत इसके। कार्बन 10 में चूँकि ये बड़ा है, इसमें 4 मॉलिक्यूल हैं, यानी कि C10 है, इसमें कार्बन के 10 मॉलिक्यूल हैं, जबकि इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए ये छोटा है बनिस्बत इसके। इसलिए ये जो सा है ये जब इसको गर्माइश देंगे तो बहुत ही ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है ना। ये इवेपोरेट होने में से बहुत ज़्यादा देर लगेगी जब ये हीट को जज़ब करेगा, यानी कि हायर टेम्परेचर, जब इसे 78 सेल्सियस पर इन दोनों को गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल जो से होंगे वो ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे, किसको, ये जो से हैं इसको, ये कंटेनर की दीवारों पर, ना कि ये जो से मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, इसका प्रेशर बहुत कम होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से ये हीट को जल्दी से जज़ब नहीं कर सकता, इसलिए ये कम प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से ये हीट को जल्दी से जज़ब नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कम प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और फिर हमने बस यही कहना है कि भाई क्यों इसका हेक्सेन का हेक्सेन ज़्यादा प्रेशर लगाता है कंटेनर की दीवारों पर बनिस्बत डिकेन के। हम बस आपने ये कहना है कि छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल आपको पता है कि जल्दी से गर्म होकर जल्दी से हीट को पकड़ेगा, जल्दी से हीट को पकड़ने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाने शुरू हो जाएंगे। जबकि डिकेन है, डिकेन में 10 कार्बन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल बड़ा है, मॉलिक्यूल बड़ा होने की वजह से इसे देर लगेगी हीट को जज़ब करने में। जब ये देर लगाएगा हीट को जज़ब करने में, इसलिए चूँकि जब ये इसको 1 सेकंड लगता है तो इसको 3 सेकंड लगेगी, इसको वेपर में तब्दील होने में 3 सेकंड लगेंगे, जबकि ये 1 सेकंड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये फ़र्क पैदा होगा, ठीक है ना, वेपर प्रेशर में। फिर इसी तरीके से टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जो सा टेम्परेचर होता है ये वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप करेंगे, ठीक है ना, यानी कि मिसाल के तौर पर अब आपने एक लिक्विड है, इसको गर्म करना है, इसको गर्म करने के लिए आपने 100 सेल्सियस देना है, ये 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है ना। ये इसको जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाई जाएंगे, H2 है मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देगा। H2O का बॉइलिंग पॉइंट चूँकि 100 सेल्सियस है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देगा। जब हम H2O को 78 सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर जो सा होगा बहुत कम होगा,
ठीक है ना। इससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर, जितना हमने वेपर प्रेशर ज़्यादा करने के लिए, एक कंटेनर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा करने के लिए हम 100 सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तब जाके H2O जो सा है, H2O के मॉलिक्यूल्स वेपर से तब्दील होने के बाद कंटेनर पर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। 78 सेल्सियस पर उतना प्रेशर नहीं पैदा हो सकेगा जितना कि 100 सेल्सियस पर पैदा हो रहा है। ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। फिर इसी तरीके से आगे है जी सेल्सियस में, मिसाल के तौर पर ये देखें 0 सेल्सियस पर 4.58 प्रेशर लग रहा है, यानी कि जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, ये आपकी किताब में बना हुआ है। ठीक है ना। 0 सेल्सियस पर जो उनसे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो 4.58 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है ना। ये मैंने आपको लिखा हुआ है कि 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 टार इज इक्वल टू 10^-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10^-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10^-25 पास्कल और 14.7 psi। ठीक है ना। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टार, यहाँ पर टार भी लिख सकते थे। ठीक है ना। और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। मिलीमीटर ऑफ Hg का मतलब क्या है? प्रेशर को हम किससे माप रहे हैं? मैनोमीटर से। मैनोमीटर से यानी कि प्रेशर को, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। मैनोमीटर और बैरोमीटर से हम प्रेशर को माप सकते हैं। यहाँ पर हम माप रहे हैं मैनोमीटर से, उसमें यूनिट मिलीमीटर ऑफ Hg में आता है। समझ आ गई। यानी कि जब आप प्रेशर मापते हैं तो Hg को जो सा कॉलम होता है ना, वो 4.58 तक बढ़ जाता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 4.58 प्रेशर पैदा कर रहे हैं वेपर्स के मॉलिक्यूल। ये लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस कि मरकरी हमें बता देता है कि इतना प्रेशर एडजस्ट पैदा हो रहा है। समझ आ रही है आपको। 4.58 तक वेपर्स का प्रेशर होगा। जब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 4 से 70 हो जाएगा। 20 सेल्सियस पर 17.5 मीटर प्रेशर लगाएंगे, मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर लगाएंगे। ये किस पर? कंटेनर की दीवारों पर। 40 सेल्सियस पर इतना ज़्यादा 55.3 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर लगा रहे हैं। 60 सेल्सियस पर 149.3 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर लगा रहे हैं। 80 सेल्सियस पर देखो कितना ज़्यादा प्रेशर है, 355। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं, प्रेशर का कॉलम भी, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। ठीक है, समझ आ गई। बस आपने ये लिखना है कि क्यों भाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से जो उनसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, उसकी वो ज़्यादा हीट जो को जज़ब करेंगे। ज़्यादा हीट का जज़ब करने का मतलब ये है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे वो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे कंटेनर की दीवारों पर, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, समझ आ गई आपको कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्यों वेपर प्रेशर बढ़ता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, हीट एनर्जी बढ़ जाती है। समझ आ गई।